बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पंजाब असम्बली टूटेगी नहीं टूटेगी, परवेज़ लाही वज़ीर आला रहेंगे नहीं रहेंगे, असम्बली तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, बहुत सारे सवालात। आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, तहरीक अदम एतमाद भी आ गई है और गवर्नर ने भी कह दिया है कि एतमाद का वोट लें। वज़ीर आला साहब परवेज़ लाही से कहा है। और फिर क्या सालक हुसैन और मुनस लाही में फिर कुछ ठन गई है? चौधरी शजाद हुसैन क्यों थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे हैं परवेज़ लाही से, और दूसरी तरफ उनको कायल करने की कोशिश भी कर रहे हैं पीडीएम वालों को, जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन कुछ उनके अपने भी तफजात हैं परवेज़ लाही के हवाले से, और परवेज़ लाही साहब जो हैं ये टामुकटोइयाँ मार रहे हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं, और फिर प्राइवेट गाड़ी में बगैर प्रोटोकॉल कहीं आज सरे शाम या शाम गए, कहीं गायब भी हुए हैं। ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और मुलाकातों के पीछे क्या है, मुलाकातों के आगे क्या होगा, मुलाकातों के बाद क्या होने वाला है, तहरीक अदम एतमाद का नतीजा क्या निकल सकता है, सालक और जरदारी की मुलाकात, वहाँ क्या बातें हुई जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद ये वो पेश करना पड़ी या कर दी गई, और गवर्नर साहब ने भी एडवाइस भेज दी अजलास बुला के, जनाब के आप एतमाद का वोट लें। और फिर एक और बड़ी यार गंदी सी खबर है कि इमरान खान साहब की एक ही दिन में 2 मुबैना ऑडियो लीक्स हुई हैं। उनमें क्या है, क्या ऐसा है, या फिर खान साहब को कोई इशारा दिया गया है उनके मुस्तकबिल के हवाले से कि अगर ऑडियो लीक हो सकती है तो वीडियो भी लीक हो सकती है, आगे क्या हो सकता है खान साहब के साथ। और खान साहब अपनी पुरानी बातों पे डटे हुए हैं, बाजवा, परवेज़ लाही, जो भी बातें उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों के साथ की हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये असम्बली वाला जो मामला है ना, ये लाहौर हाई कोर्ट भी पहुंच गया हुआ है। परवेज़ लाही साहब ने जो एक दिन पहले इंटरव्यू दिया है एयरवाई को, तो उन्होंने कहा जनाब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अदालतें में भी मामला जा सकता है, अदालतें भी मामले को देख सकती हैं। तो अब लाहौर हाई कोर्ट में एक नामदार अली साहब हैं, टोबा टेक सिंह के शहरी, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है कि वज़ीर आला पंजाब को असम्बली तहलील करने से रोका जाए। उन्होंने जो पॉइंट उठाए हैं नामदार अली ने, वो काफ़ी वैलिड है। मिस्टर जस्टिस शाहद करीम साहब अब इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे, नोटिस भी जारी हो सकते हैं, ये भी कह सकते हैं जनाब ये काबिल समाअत नहीं है, ये वज़ीर आला का एक इख्तियार है, हम उसको इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं दरख्वास्त में वो काफ़ी वैलिड है। उनका जनाब ये वज़ीर आला का इख्तियार है, सवाबदीद इख्तियार है, उन्होंने अपनी आज़ादाना मंशा के साथ इसे इस्तेमाल करना होता है, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये तो इमरान खान के कहने पे ये जो ऐलान कर बैठे हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर देनी है, और वो मजबूर कर रहे हैं परवेज़ लाही को कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें। और दूसरा कि परवेज़ लाही साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है, दरख्वास्त गुजार ये कह रहा है कि जनाब असम्बलियों को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वो कहते हैं ये तो सवाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है कि जनाब एक जमात का सरबराह जो है पीटीआई का, इमरान खान, वो वज़ीर आला को मजबूर कर रहा है, और उसे इस हद तक मजबूर करके रखा हुआ है कि 1 महीना पहले, वो खुद कह गए हैं, दोनों ने कह दिया हुआ है कि 1 महीना पहले वो उनसे वो जो एडवाइस है उसमें दस्तखत करवा के रख लेते हैं। वो कहते हैं कि इल्लीगल है, गैर आइनी है, इसको रोका जाए। अब इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की है, वहाँ ज़ाहिर है मुख्तलिफ सवालात किए गए। वो वाक़ईतन सीनियर सहाफ़ी थे जो सवालात कर सकते थे उनसे, उन्होंने सवालात किए, और खान साहब ने फिर वही बात की कि बाजवा ने जनाब इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, NR2 दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि साहब उस वक्त तो आप चुप थे। उस वक्त खान साहब कहते हैं मैं डर गया तो नहीं कहा, मतलब उनका यही था कि उस वक्त अगर मैं ये बात करता तो इन्होंने मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 लगा देना था। यानी उस वक्त खान साहब जो डरे हुए थे। एक तरफ खान साहब कहते हैं कि हम एक जिहाद कर रहे हैं आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, दूसरी तरफ ये डर रहे हैं, जबकि ये इनको पता है कि इनके पास अवाम की एक बेपनाह ताकत इनके पीछे है। तो फिर ये आर्टिकल 6 से हम ही डर गए खान साहब। फिर वो कहते हैं कि 17 दिसंबर को जब मैंने ये अनाउंस किया है अपने दाएं बाएं बिठा के महमूद खान और परवेज़ लाही को, तो उसके बाद परवेज़ लाही ने तो मेरे साथ
तो ये तय ही नहीं हुआ था कि जनरल बाजवा की बात नहीं करनी, और उसके बाद बड़े खुशबाश हमारे साथ रहे हैं वो, घंटा डेढ़ घंटा चाय शाय पी है, काफ़ी पी है। तो फिर पता नहीं क्या हो गया। वैसे उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब वो काफली के एक आज़ाद जमात है, उसका दिल करे नून लीग के साथ चली जाए और दिल करे तो हमारे साथ रहे। बहरहाल एक और जो खबर है जो हम तक पहुंची है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी इनका दबाव इमरान खान का नहीं, इमरान खान का अमलन वो साथ छोड़ गए। किसी और तरफ से कोई दबाव होगा, शुजात की तरफ से होगा, पीडीएम की तरफ से होगा, सियासी प्रेशर होगा, अवाम का प्रेशर होगा, एमपीएस का प्रेशर होगा, जो मर्जी समझ लें। कहीं और से प्रेशर होगा, जहां से ये प्रेशर लेना चाहते हैं वहां से प्रेशर होगा। और पता ये चला है कि शाम गए, ये निकले हैं जनाब एक गाड़ी में, और प्राइवेट गाड़ी में, बगैर प्रोटोकॉल के। और ज़ाहिर है फिर जो हर वक्त उनके घर के इर्द गिर्द लोग होते हैं, कोई खुसूसी किस्म के लोग होते हैं, तो वो तो नज़र रखते हैं, उनको तो पता चल जाता है भाई ये कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। और फिर वो किसी मुकाम पे चले गए हैं, और वहाँ ये कहते हैं कि कुछ और लोग आए हुए थे, 2 लोग, तो उनके साथ इनकी कोई गुफ्तगू हुई। अब गुफ्तगू है नहीं पता, ये पता है, ये कन्फर्म है कि ये गए हैं प्राइवेट गाड़ी में, और गए भी किसी, जहाँ भी गए हैं वहाँ जो भी बात है वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आती, जहाँ भी ये मिल के आए हैं। और दूसरी बात जो मैं ये कर रहा हूँ कि परवेज़ इलाही और शुजात के दरमियान कुछ मामलात अगर सीधे सूधे हो भी रहे थे, तो वो सालक हुसैन और मुनस इलाही यानी दोनों के जो बच्चे हैं, वो एक वीलाग में मैंने ये कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने वजाहत हुसैन के साथ मिलके, जो चौधरी शुजात के हकीकी भाई हैं, जिला गुजरात में कब्जा किया हुआ है। इनको तो उन्होंने बाहर निकाला हुआ है, इनको तो उन्होंने एक तरह से सियासी तौर पर जिला बदर किया हुआ है, चौधरी शुजात और सालक वगैरह को। तो ज़ाहिर है वो कहते हैं जनाब जिला गुजरात हमारा है, ये कहते हैं हमारा है। तो अब जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की अलग अलग मुलाकातें हुई थी चौधरी शुजात के साथ, और चौधरी शुजात साहब जो कहते हैं कि 2 ही ऑप्शन मेरे सामने उन्होंने रखे थे, 2 ही ऑप्शन पे बात हुई थी कि एक तहरीक अदम एतमाद के जरिए रोका जाए और इनको परवेज़ इलाही को हटाया जाए, और दूसरा जो था कि गवर्नर जो हैं वो इन्हें कहें कि एतमाद का वोट लें, जो कि उनका इख्तियार है। तो बाकी वो फिर उसके बाद हरकतें हुई इधर से उधर, और परवेज़ इलाही साहब इंतज़ार कर रहे थे कि चौधरी शुजात मेरे हक में कोई बयान देगा। तो अब पता ये चला है कि मामला ये है कि जो तहरीके अदम एतमाद पेश हुई है, उसमें ये कुछ मामलात चौधरी शुजात ने सालक हुसैन के ज़रिए जरदारी साहब तक पहुँचाए हैं। वो जो हम कह रहे थे ना काफ लीग के बंदे टूट जाएंगे, और काफ लीग जो पार्लिमानी पार्टी पंजाब है 10 बंदे हैं, उनमें से अक्सरियत जिस तरफ जाएगी वही शुमार की जाएगी हकीकी जमात की, के आप कह लें एडवाइस या फैसला। तो उन्होंने कि मेरे ख्याल उन्होंने बंदे पूरे कर लिए हुए हैं, और पार्लिमानी पार्टी का हेड भी चेंज हो जाएगा, जो साजिद भट्टी है उनकी जगह को और आ जाएगा, और फिर वो परवेज़ इलाही के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, तो फिर वो उसके बाद वो वोट जो है वो अपनी मर्जी से कास्ट कर सकेंगे। अगर वो कहते हैं कि जनाब हमने परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना, जो अक़लियत में होंगे 2-3, फिर उनके वोट शुमार नहीं होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसका नतीजा ये निकलता है कि जनाब पार्लिमानी पार्टी जो फैसला कर ले, पार्लिमानी पार्टी का हेड जो कह दे, एडवाइस दे दे, और पार्लिमानी पार्टी का हेड ऐसे तो एडवाइस नहीं दे देता, वो तो इजलास बुलाया जाता है, उसके बाद उस इजलास में फिर अक्सरियत राय से फैसला होता है। फिर बहरहाल तहरीक अदम एतमाद पेश होने से, और जो गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि जनाब आप एतमाद का वोट लें, उसके बाद जो उनका इख्तियार था वज़ीर आला पंजाब का असम्बली तहलील करने का, वो ख़त्म हो गया है, मुअत्तल हो गया। उस वक्त तक ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम नहीं हो जाती, या फिर जो ये एतमाद का वोट नहीं ले लेते गवर्नर के कहने पे। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वो सारा परवेज़ इलाही साहब के घर के बंदों का है, अपने बंदे हैं। पहले उसके सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी होते थे, वो बिल्कुल ही इनके ज़ाती मुलाज़म बने हुए थे, तब उनको इन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया हुआ है।
तो बाकी सेक्रेटरीएट में भी उन्हें अपने बंदे भरे हुए हैं। तो ये कैसे हो गया कि 9:51 पे, यानी कि 10 बजने में 9 मिनट रहते हों और असेंबली सेक्रेटरीएट खुल जाए और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान वहाँ जाएं और वहाँ वो करारदाद जो है अदम एतमाद की, तहरीक अदम एतमाद पेश कर दें और वो बाकायदा रसीद भी दे दें रिसीविंग लेके। तो फिर इसका मतलब ये है कि परवेज़ इलाही साहब भी ये चाह रहे होंगे कि ठीक है यार, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि जनाब मैं चाहता हूँ कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें, और फिर बाकायदा टाइम लिख के जा रहा है। इससे पहले 9:35 पे राणा सनाउल्लाह साहब के बकौल गवर्नर पंजाब ने भेज दी तहरीर, हुक्मनामा वज़ीर आला पंजाब को, परवेज़ इलाही को, कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। और उसके बाद फिर नई सूरत हाल बनती, हो सकता है हाई कोर्ट से भी स्टे आ जाए, उसके बाद फिर ये परवेज़ इलाही साहब नहीं तोड़ सकते। एक और बात जो सुनने में आई है वो ये है कि वो जो मुलाकात करने गए हैं उससे पहले परवेज़ इलाही साहब ने जो बातें शातें की हैं, उन्होंने कहा भाजी मैं भार शायद नहीं चुक सकता। कुछ अजीब सी सूरत हाल बन रही है कि मे बी वो रिज़ाइन कर दें। एक ऑप्शन ये, जो बातें वो करके गए हैं जाने से पहले प्राइवेट गाड़ी में, प्राइवेट गैर सियासी लोगों से मिलने के लिए, और उससे पहले जो सियासी बातें करके गए हैं, वो ये पता चला है कि उन्होंने कहा जनाब हो सकता है मैं रिज़ाइन ही कर दूं। अब अगर चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही अपनी औलाद के असर से निकल के आपस में कुछ मामला तय करते हैं और अपनी औलाद को भी मना लेते हैं, मोनस साहब भी ठंडे हो जाते हैं और वो देख रहे हैं कि खान साहब ने बहुत बुरा सलूक करना है इनके साथ, और ये परवेज़ इलाही को पता है, और परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि खान साहब ने मतलब निकलने के बाद हमें भी छोड़ देना है। जैसे जनरल बाजवा के खिलाफ ये लगे हुए हैं, इसी तरह ये इमरान खान ने मेरे खिलाफ कंपेन करनी है, मुझे बुरा भला कहना है, मुझे डाकू, चोर, जमहूरियत दुश्मन और पता नहीं क्या क्या कहना है। वो उनको पता है अगर चौधरी शुजात साहब और उनके साथ मामला हो जाते हैं तो ये मुझे पता चला है कि पीडीएम जो है, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी खास तौर पे पंजाब में, तो यही दोनों मामला, यही दोनों देख रहे हैं, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। तो ये परवेज़ इलाही को दोबारा स्पीकर, शायद अगर चौधरी शुजात का वो फार्मूला अक्सरियत वाला, पार्लिमानी पार्टी की अरकान की अक्सरियत वाला फार्मूला कहीं इधर उधर हो रहा हो, तो फिर ये हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही को कहें कि चलो जनाब दोबारा स्पीकर आ जाओ, वज़ीर आला पे नहीं। लेकिन चौधरी शुजात साहब की ये ख्वाहिश होगी अगर दोनों में सुलह हो जाती है और परवेज़ इलाही साहब चौधरी शुजात की बात मान लेते हैं, दोबारा उनके ताबेदार बनते हैं, उनको पार्टी हेड मान लेते हैं, तो फिर पहले तो इन्होंने कोशिश की थी ना उनको कि सदारत से ही हटा दें, वो तो स्टे हो गया हुआ है। बहरहाल ये अगर वो दोबारा अपनी पुरानी डगर पे आ जाते हैं तो मे भी चौधरी शुजात कुछ हासिल कर लें परवेज़ इलाही के लिए, वरना परवेज़ इलाही साहब का भी जो पत्ता है ना वो गिर गया हुआ है दरख्त से, और उनका बोरिया बिस्तरा गोल है, जो मुझे नजर आ रहा है। जो सालक और जरदारी की मुलाकात हुई है उससे जो अंदर की खबर रखने वाले लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जनाब छड्डो पना परवेज़ इलाही नू, खत्म करो, वो ते असी बाजी इतबार ही नहीं कर रहे। इस तरह की बातें कि वो मोनस के पीछे लगा हुआ है और मोनस जो है वो पता नहीं किस चीज़ में पड़ गया हुआ है। तो ये चौधरी शुजात साहब ने कहा है कि हम किसी और तरीके से गिरा लेते हैं, हम आपके साथ हैं, जो आप कहेंगे वो करेंगे। परवेज़ इलाही आ गया हमारे साथ तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं तो आपके साथ हूँ और मेरे लोग भी आपके साथ हैं। ये नून लीग वालों ने मुझे बताया है कि सब्तैन खान साहब जो हैं, जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं इस वक्त, वो भी इमरान खान से ज़्यादा परवेज़ इलाही पर या परवेज़ इलाही के मशवरों पर इन्हिसार करते हैं, और जो परवेज़ इलाही साहब उन्हें कहते हैं वो वही करते हैं। वो इमरान खान की बजाय परवेज़ इलाही के साथ उन्होंने अपनी गीटी फिट की हुई है। और जब ये तहरीक-ए-एतमाद पेश होती है पंजाब असम्बली में, तो ये सेक्रेटरीएट कैसे खुल गया 9:51 रात को? या तो स्पीकर की हिदायत होगी
या फिर परवेज़ इलाही ने कोई अंदर से गेम डाली होगी कि जनाब जाएँ जाके करवा दें। उस वक़्त जब पिछली दफ़ा इन्होंने उसके खिलाफ बुज़दार के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश करनी थी, तो उन्होंने बंदे अलर्ट किए हुए थे परवेज़ इलाही साहब ने, इस्लामाबाद में बैठे हुए थे मोहम्मद खान भट्टी वगैरह जो सेक्रेटरी थे उस वक़्त, तो वो तो 9 बजे के आके बैठे हुए थे जनाब आएँ लाएँ तहरीक एतमाद। उस वक़्त तो परवेज़ इलाही ये कह रहे थे ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये असम्बलियाँ तहलील कर दे बुज़दार से, उसको रोकने के लिए तहरीक एतमाद ले आए। अब इनके खिलाफ तहरीक एतमाद आ गई है। अब आईनी तौर पे तो 3 दिन बाद और 7 दिन से पहले ये वोटिंग शोटिंग उसका प्रोसेस जो है अदम एतमाद की तहरीक का मुकम्मल होना होता है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब एक कोई रूल्स वगैरह बताते हैं बार-बार कि जनाब जब पहला इजलास जारी हो तो उसके खात्मे तक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती, और इजलास पता नहीं कितनी देर कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो उनके स्पीकर हैं सब्तैन खान साहब, ये उनका भी इम्तिहान है कि वो खान साहब के कहने पे ख़त्म कर देते हैं इजलास या कंटिन्यू करते हैं, और इमरान खान को खुद नहीं पता चल रहा कि वो क्या करना है, उन्होंने क्या कर बैठे हैं। और ऐसी हालत हो गई है उन्हें कि उन्हें डायरिया शायरिया भी हो गया हुआ है। वो देख ले किस हालत में बंदे की वो पतली हालत जो है वो कब होती है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। चौधरी शहजाद के करीबी ज़राए तो ये बता रहे हैं कि जनाब कि पंजाब में जो कटमास मचा हुआ है इसका हल जल्द निकल आएगा और वो बेहतर हल होगा, और बेहतर हल तो यही होगा कि पीटीआई यहाँ नाकाम होगी, क्योंकि चौधरी शहजाद तो पीटीआई को नहीं, और परवेज़ इलाही का मुस्तकबिल जो है वो मैंने बताया ऐसे-ऐसे है। उसमें चौधरी शहजाद साहब को तरस-तुरस खा जाएँ, कोई मिन्नत तरला जो मार रहे हैं वो मान लें, और वो जो खुफिया मुलाकात करने गए थे गैर सियासी लोगों से एक सियासी मुलाकात करने, तो उसका नतीजा अगर निकल आए तो मे भी कुछ बेहतरी हो जाए। और बाकी यार अब जो ना इमरान खान साहब की 2 ऑडियोज़ लीक हुई हैं एक ही दिन में। एक ऑडियो है 1 मिनट 6 सेकंड की, और जो दूसरी ऑडियो है वो है 4 मिनट 51 सेकंड की। 51 देखें कितना अहम है, वहाँ भी 9-51 पे वो करारदाद पेश होती है, और यहाँ ये वीडियो का जो दौरानिया है ऑडियो का ये भी 4 मिनट 51 सेकंड। अब भी ऑडियो लीक करने से एक तो ये भी बात समझी जा सकती है कि खान साहब को शायद ये धमकी दी गई है या बताया गया है कि भाई अगर ऑडियो लीक की जा सकती है तो फिर वीडियो भी लीक हो सकती है। अच्छा, वो जो 1 मिनट 6 सेकंड वाली ऑडियो है ना, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 2018 से पहले की है। मुझे किसी ने बताया, मुझे एक साहब ने बताया, हमारे दोस्त ने, साफ़ी दोस्त हैं, कि ये मैंने सुनी हुई है, लेकिन ये किसी ने लीक नहीं की थी। किसी के पास थी, लेकिन वो लीक नहीं की गई थी। अब वो कहते हैं वो लीक कर दी गई है। और दूसरी जो 451 वाली है, उसमें जो खातून हैं, जिनके साथ वो टेलीफ़ोन पे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो और हैं, और 1 मिनट 6 सेकंड वाली जो है, उसमें कुछ और है। अच्छा, वो लोग पूछते हैं कि जनाब उसमें क्या है? भाई अगर ये बताने वाली बात हो कि उनमें क्या है, तो फिर वो सोशल मीडिया पे वो ट्विटर पे, फ़ेसबुक पे वो ऑडियो डाल ना दें। बहरहाल मैंने सुनी है, उसमें जो 1 मिनट और 6 सेकंड वाली है ना, उसमें जैसे वो टीनेजर नहीं लड़के होते, लड़के-लड़कियाँ, वो जनाब कोई बाहमी जो मुलाकात होती है उनकी रात को, और फिर दूसरे दिन उसपे वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जनाब रात ये हुआ, वो हुआ, यानी अखलाकी कयूद से बाहर होके जो एक वल्गैरिटी गुफ्तगू में होती है, छिछोरापन होता है, वो उस तरह की ऑडियो है कि जनाब ये हुआ तो फिर ठीक था, ये हुआ तो गलत था, उस तरह की बातें चाहते हैं वो सारी, और दूसरी तरफ से चोंचले, और दूसरी तरफ से कोई अपनी मर्दानगी, इस तरह की कोई बातें चाहते। उसमें मुझे लग रहा है कि हैं, वो जो दूसरी मुबैना ऑडियो है 4 मिनट और 51 सेकंड वाली, उसमें जो खान साहब बातें कर रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह की बातें हैं जो मैंने पहले ज़िक्र किया है। लेकिन उसके साथ खान साहब कुछ और भी उसमें वो बता रहे हैं, उसमें कोई उन्हें क्या कहते हैं कि आसन कह रहे हैं, आप आसन बता रहे हैं, कोई गैर फितरी मामलात का भी ज़िक्र हो रहा है उसमें, और वो क्लिंटन और मोनिका लेविन्स्की
वाली बात नहीं थी, जैसे वो एक बातें थी कि ऐसे तो और वैसे और ये तो वो पता नहीं क्या नाम उसको खास दिए जाते हैं ऑरल के नाम से, तो वो सारी उस तरह की 4-5 मिनट की जो गुफ्तगू है वो उसमें फरमाई गई है। और वो जो मैंने बताया ना कि छोरा, टीनेजर, जज्बाती और हवस-परस्त, भूखा, इस तरह की गुफ्तगू है। अगर वो खान साहब हैं, तो खान साहब को तो मेरा ख्याल है इस पे जाना चाहिए, कोई मुकदमा-शकदमा दर्ज, को साइबर क्राइम वाले पकड़ सकते हैं इसको। अगर वो खान साहब तक तो पहुँच ही गई होगी किसी न किसी तरीके से, वो ढूँढें कहाँ से आई है, ये पता नहीं चलता। मैंने पहले भी कहा था, ये पता नहीं चलता कहाँ से शुरू होती है, कहाँ आती है, किसके पास आती है, कितने दिनों तक ये आम लोगों तक पहुँचती है, ये नहीं पता चलता। लेकिन ये जो साइबर क्राइम विंग है FIA का, वो तो पकड़ सकता है। वैसे फोरेंसिक भी करवा लिया जाए तो क्या हर्ज है इसमें कि खान साहब ही हैं या खान साहब की किसी ने आवाज़ बनाई हुई है। खान साहब बाकी तो बड़े वो कहते हैं कि दिलेरी के साथ, जुर्रत के साथ हर महाज पे खड़े होते हैं। इसमें खान साहब का मसला पता क्या है? चलो आ गई ऑडियो जो भी है, खान साहब मुकर गए या खान साहब मान गए, या जो भी एक प्राइवेट मामला है। वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म या जो इस सतह के सियासतदान हैं, तो उनका प्राइवेट मामला कुछ नहीं होता, वो उनकी अखलाकियात भी सियासत के साथ, उनकी प्राइवेट ज़िंदगी भी सियासत के साथ जुड़ी होती है। मसला ये है कि खान साहब हकीकी आज़ादी और पाकिस्तान को रियासत मदीना सानी बनाने के चक्करों में पड़े हुए थे और ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन के तौर पे पेश करना चाह रहे थे कि जनाब मैं नई जो रियासत मदीना होगी उसका मैं अमीरुल मोमिनीन हूँगा। आपने सुने ये क्या बातें करते हैं, अपने आप को फरिश्ता बना के पेश करते हैं। उनका जो फरिश्तापन है ना, वो सारा इन दोनों ऑडियोज़ में निकल गया हुआ है। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे, ये गंदी सियासत है, गंद है, नहीं आना चाहिए था। इससे पहले कि ऐसा कुछ और हो, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को भी किरदार अदा करना चाहिए और जो मुतासरा फरीक है उसको तो बड़े ज़ोर शोर के साथ अपना दिफा करना चाहिए, कानूनी दिफा, और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।